के हाल चाल रही तुम सबन का एक बार फिर से स्वागत है तुम्हारा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज ये था कुमाऊनी तरीका, यानी कुमाऊनी में इसी तरीके से बोले जाते हैं। अब तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अपनी क्लास की स्टार्टिंग कभी कुमाऊनी, कभी जौनसारी, कभी गढ़वाली और भी जो है क्षेत्रीय भाषाएं यानी क्षेत्रीय बोलियाँ उसमें करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, अब देखिए 2 से ढाई महीने का समय है, 7 पेपर आपके ऊपर हैं। किसी भी यूट्यूब पे भरोसा मत करना, क्योंकि यूट्यूब पे तैयारी नहीं होती है, वो अलग लेवल का एग्ज़ाम है, अलग स्टैंडर्ड उसका होता है। अब यूट्यूब से मैं कई बच्चे मुझसे कह रहे थे सर इसको क्लास कब से चलाओगे, पॉसिबल ही नहीं, व्यवहारिक ही नहीं है। मतलब वो कम से कम उसमें 10 घंटे पर डे पढ़ना है। अब यहाँ कहाँ आधे घंटे में आप पीसीएस मेंस की तैयारी करोगे। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, उन सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, यानी उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका इसका क्वालिफाई हुआ है। जिसका नहीं हो पाए, जैसे कई बच्चे अभी नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं। अब तो शायद मुझे ये लग रहा है, जहाँ तक मैंने सुना, अब हवाई है क्या है, हर 2 साल में विज्ञापन आएगा पीसीएस का, ऐसा मैंने सुना था। तो नेक्स्ट 2023 में आएगा, यानी ये अभी तक का जो अपडेट है। दूसरा, आरओ एआरओ की विज्ञप्ति को लेकर भी कई बच्चे पूछते हैं कि कब आएगी कब आएगी। देखिए अभी रिसेंटली मैंने मतलब कहीं किन्हीं सोर्सेज से मुझे पता चला है कि जो इसमें एक राजस्व परिषद भी होता है। ठीक है, जहाँ तक मैं अब कंफर्म तो नहीं हूँ, शायद राजस्व परिषद के लिए भी उसमें 8-10 पोस्ट आरओ एआरओ की ऐड हो रही, तो फिर एक ही एग्ज़ाम होगा, यानी सचिवालय, लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद, इन तीनों के लिए पोस्ट निकलेंगी। एग्जाम एक ही होगा, कुछ पोस्ट आप सचिवालय में डालोगे, कुछ आप लोक सेवा आयोग में, कुछ राजस्व परिषद में। इस प्रकार का शायद कुछ पैटर्न बना रहे हैं, अब कंफर्म नहीं है, इस वजह से कुछ डिले हुआ है। और जहाँ तक मैंने सुना और जब मैंने मतलब पता किया, क्या जितना मुझे आइडिया है, ऐसा मुझे लग रहा है कि मिड जून के आसपास तक विज्ञापन निकालने की पूरी संभावना है, मिड जून। ठीक है, और आना कंफर्म है। अब ये मत सोचना कि आएगा नहीं आएगा, मार्च से कह रहे हैं। देखो उस टाइम पे आचार संहिता लगी थी, आप सभी जानते हैं। उसके बाद जैसे आचार संहिता खत्म हुई, उसके बाद प्रोसेस थोड़ा सा डिले रहता है, यानी उतना एक्टिव नहीं रहती कोई भी चीज़ें। तो हो सकता है कि किन्हीं कारणों से, क्योंकि आयोग के पास भी आपका इतना वर्क है, यानी उसमें पीसीएस का एग्ज़ाम कराना था, आपका महाधिवक्ता कार्यालय में आरओ एआरओ था, लोअर पीसीएस के लिए उसने वर्क करना था, लेक्चरर की वेरिफिकेशन कराने थे, इसके अलावा कई ऐसे एग्जाम थे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, तो उसमें भी काम का बर्डन है। तो ये जो विज्ञापन है, अगर आपका 1-1.5 महीने के अंदर या आधे महीने के अंदर आ जाता है तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए नेगेटिव नहीं होना है। अगर आपको ये लगता है कि यार हमारा कहीं हो ही नहीं रहा, हम क्या करें, ऑप्शन तो बच्चों मिलेंगे ही मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगातार फेलियर का सामना करना पड़ता है, यानी हम पास ही नहीं हो पाते एग्जाम में। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि अपना संयम, अपना धैर्य नहीं खोना है। कुछ जो कमियां रह गई थी, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम आपका हो, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। और लोक सेवा आयोग के साथ अब एक चीज़ सही है, ये जो पैटर्न से अगर कंटिन्यू रहे, मतलब जो एक शेड्यूल देना है, या मतलब उसमें तेज मतलब वर्क करना है, क्विक एक्शन लेना है हर चीज़ों में, सही तरीके से टाइमली अगर चीज़ों को करना है, पहले एग्जाम की डेट देते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा विकल्प रहता है। और इसी के तहत जैसे आपका लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, इसका मेंस होगा, तो मैं उन छात्रों से जिसका लोअर पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है, उनसे मैं यही कहूँगा कि अपर पीसीएस की ओर हाथ डाल के ना घर का ना घाट का वाला स्थिति मत करना है। ठीक है, अगर आपकी लोअर पीसीएस की तैयारी बेहतर हो रही है तो पहले आपको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपका कहीं भी सिलेक्शन, मतलब आप बेरोजगार, हाँ अगर आप किसी विभाग में पहले ही पोस्टेड हैं, आपको लगता है कि आप अपर पीसीएस के लिए जा सकते हैं 2 से ढाई 3 महीने के अंदर, तो आप लोग उसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कई बच्चे पूछ रहे थे सर आपका क्या हुआ। मैंने पहले कहा था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कह दिया था, एग्ज़ाम देने से पहले कह दिया था, विज्ञापन आने से पहले कह दिया था कि मुझे इतना समय नहीं हो पाता है खुद के लिए कि मैं खुद के लिए पढूं। और ये रियलिटी भी है, आप खुद ही देखिए, दिन भर आप जॉब में जाते हैं, सुबह आपको क्लास देनी है, इवनिंग में आपको क्लास देनी, तो फिर कहाँ खुद के लिए समय हो पाएगा। मैं आप लोगों को पढ़ाने में ज़्यादा खुश फील करता हूँ खुद को, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोगों का चयन होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी स्ट्रगल के फेज़ में हैं, आप लोग अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग अपने करियर के लिए अभी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप लोगों का होना ज़्यादा इसमें क्या है, बेहतर है। और मुझे अपने मार्गदर्शक के रूप में आप हमेशा पाएंगे। ठीक है, और आज जिसको ये लगता है कि उसको पर्सनली कुछ गाइडेंस चाहिए पर पीसीएस के लिए, मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चे जुड़े हुए हैं, वो मुझे टेलीग्राम कॉल कर लेना डे टाइम पे। ठीक है, मैसेज छोड़ देना, मैं कॉल बैक कर दूंगा आप लोगों को। थोड़ा सा मैं गाइडेंस आप लोगों को दे देना चाहूँगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। अब देखिए ये तो जनरल बात होगी। अब आता है आज की क्लास का। आज मैंने आपसे कहा था कि फ्राइडे, क्योंकि हो क्या रहा,
अगर कुछ नहीं, आपको जैसे आज की क्लास है संडे इसको बैलेंस कर दिया जाएगा, यानी आपको ये लगेगा कि सर ने आज की क्लास आनी चाहिए थी, स्किप कर दी क्रैश कोर्स वाले, वो संडे मतलब एक दिन तो वीक में मैं लूँगा ही लूँगा। और मैंने कोशिश ये की कि अगर मैं फ्राइडे लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो क्यों सर फ्राइडे ज़्यादा बेहतर मेरे लिए साबित हो रहा, मेरी बॉडी भी थोड़ा सा रेस्ट मांगती है। रेस्ट का मतलब सैटरडे हमारा ऑफ रहता है, तो मैं जो सुबह आनंद फानंद में वीडियो बनाने का काम है वो नहीं करता हूँ, यानी थोड़ा सा उसको मेरे को रेस्ट मिल जाता है, ठीक है। सॉरी। इसके अलावा संडे ऑफ रहता है, उसमें भी मैं आनंद फानंद पे वर्क ना करके थोड़ा सा उसमें मुझे रेस्ट मिल जाता है। तो मैं चाहता कि एक दिन और मुझे मिल जाए फ्राइडे वाला, ताकि संडे की जो क्लास है वो भले ही 11 बजे ना आके 1 बजे आए, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा हपड़ तपड़ में ना हो, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में ना हो। इसलिए मैंने फ्राइडे कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जो रक्त प्रवाह वाला सेशन है वो फ्राइडे को रखा जाए, ठीक है। अब देखिए, अभी आजकल जो आप लोग कर रहे हैं अधिकांश बच्चे, अब पुलिस कांस्टेबल वाले मुझे मैसेज करने लगे या कॉल करने लगे, सर थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए। फिजिकल तो हो गया 94 का, 96 का, 98 का, 100 का, 90 का, सर क्या करें, 85 का हो रहा है या ये हो रहा। अब देखिए शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या करनी है, कैसा करनी है, वो सब आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ और इसके लिए कोई अनोखी रणनीति नहीं अपनानी है। हाँ, आपका काम था फिजिकल में बेहतर करना, आप बेहतर करके आ चुके हैं, अब आप उतनी ही मेहनत रिटर्न में कीजिए। आपके लिए प्रॉपरली होल्डर बने हुए हैं, जिस तरीके से पुलिस एग्जाम की रणनीति के लिए मैंने बताया है वो आप लोग कीजिए। साथ ही साथ क्रैश कोर्स वाला जो पोर्शन है, यानी जो हम 90 डेज का लेके चल रहे हैं, उसको भी आपको साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि क्रैश कोर्स से एक प्रकार का वो समझाने वाली चीज़ तो है नहीं कि मैं आपको ये समझाऊं, ऐसा समझाऊं। वहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदा ही होगा, वो नुकसान नहीं करेगा आपको। यानी आपका ऐसा नहीं होगा कि आप 90 डेज का क्रैश कोर्स पढ़ के आपको नुकसान हो रहा हो, किसी प्रकार का नुकसान आपके लिए नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए जितने भी आगे एग्जाम है आपके, इसमें क्या है, बच्चों के साथ बहुत सारी दुविधाएं आ रही हैं, यानी हम किसकी ओर जाए। कल आपका परेड ग्राउंड पे जैसे मैं ऑफिस से आ रहा था, कुछ बच्चे मेरे थे, उनका यही कहना था, सर ये हमें इस चीज़ का डर है कि जैसे फॉरेस्ट गार्ड होगा वहाँ सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद वही बच्चे कांस्टेबल में सिलेक्शन लेंगे, वही बच्चे को कांस्टेबल छोड़ के आगे दरोगा में सिलेक्शन ले लेंगे, वही बच्चे आगे अपना पटवारी में सिलेक्शन ले लेंगे, तो सीट जो है वो ख़राब हो जाती है। इस चक्कर में हम लोगों को नुकसान हो जाता है। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो फॉरेस्ट गार्ड में निकलेगा वही आपका कांस्टेबल बनेगा, वही आपका पटवारी लेखपाल बनेगा, वही आपका दरोगा बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये रेयरली होता है। ये मतलब आप बताइए जितने नंबर ऑफ सीट हैं उसका 10% मान के चलिए, यानी अगर आपकी 100 सीट हैं तो 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो हर जगह सेलेक्ट होते हैं, बाकी ऐसा नहीं होता। हर दिन अलग होता है, हर समय अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि आप हर एग्ज़ाम को उन्हीं बच्चों के साथ कंपेयर करें कि यही निकाल रहे हैं। कुछ हो सकते हैं, चुनिंदा लोग हो सकते हैं वो निकाल सकते हैं, लेकिन उन चुनिंदाओं के साथ एक और कंडीशन है। जैसे जो बैक टू बैक एग्जाम निकालने वाले बच्चे हैं, कई लोगों ने वो कांस्टेबल नहीं भरा होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेबल में नए बच्चे आ गए, नई शुरुआत हो चुकी है, यानी वो दौर चला गया है। जो थोड़ा सा आपसे अनुभवी बच्चे 3 साल 3.5 साल से बेहतर तरीके से जो तैयारी कर रहे थे, वो लगभग अब सेटलमेंट की कगार पे हैं। यानी वो टाइम अब चला गया है कि बैक टू बैक एक ही इंसान आपका फॉरेस्ट गार्ड भी बनेगा, वही आपका कांस्टेबल बनेगा। क्यों? क्योंकि एक बार बताइए, अभी ग्रेजुएट वाला जो विज्ञापन जारी हुआ, मतलब रिजल्ट जारी हुआ, उसके बाद आने के बाद वो कांस्टेबल में थोड़ा ना जाएगा कोई, वो 24 की ग्रेड पे जो जाएगा। इसके अलावा उससे पहले का कुछ एक रिजल्ट कनिष्ठ सहायक वाला है, कनिष्ठ सहायक वाला हो सकता है कि वो कांस्टेबल में दौड़ने लगाए या फॉरेस्ट गार्ड में न जाए। तो कई चीज़ें होती है, सचिवालय सुरक्षा वाला, कई लोग वहाँ स्किप कर चुके हैं। यानी अगर सिमिलर पोस्ट हैं, सिमिलरिटी है कहीं पर, तब तो मैं मानता हूँ कि वहाँ मतलब सिमिलर है तो तब तो मुश्किल से जाएगा। हाँ, अगर ऊपर और नीचे हो रहा तो वहाँ पर इंसान क्या कर सकता है, जा सकता है। अब ये बताना, जो कांस्टेबल का है उसमें तो बच्चे हैं, यानी एज के हिसाब से, तो वो जो ऑलरेडी कांस्टेबल वाले हैं, यानी जो अगर कांस्टेबल का पटवारी भी निकालते हैं तो वो तो फिर आपके ही ग्रुप के होंगे ना, आप नए बच्चों के साथ के होंगे। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेबल भी निकाल रहा है वो पहले अगर वो बन चुका है, वीडियो वाले कहीं और निकल चुका है, उसने कांस्टेबल का फॉर्म ही नहीं भरा होगा। तो आप ये मत सोचना कि हम मतलब ऐसे छात्र हैं या ऐसे लोग हैं जो उनके चक्कर में थोड़ा सा मात खा सकते हैं, थोड़ा हमें परेशानी हो सकती है, जो बैक टू बैक अलग अलग एग्जाम में अपना परचम लहरा रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो लोग निकल चुके हैं, एक दो मतलब ग्रुप है जैसे कई बच्चों का, वो अगर निकाल चुके हैं तो अब आप लोगों का समय शुरू हो गया। आप छोटे जो भाई बहन हैं, छोटे जो बच्चे हैं अंडर 25, 26 इन टाइप के जो बच्चे हैं, इनका समय अब शुरू हो चुका है। बाकी 25 से ऊपर और 30 से नीचे वाले जो बच्चे हैं जो बैक टू बैक एग्जाम निकाल रहे थे, लगभग उनका अब टाइम जो है दूसरा आ गया। वो कहीं ना कहीं अब सेटलमेंट हो चुके हैं, वो अब जाएंगे तो बेहतर एग्जाम की ओर जाएंगे। बेहतर का मतलब है बड़े एग्जाम की ओर जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिविटी इस प्रकार की अपने ऊपर मत आने देना कि यार हम लोग कैसे करें, हम लोग क्या करें,
करें, हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप पे भरोसा करना ही अंतिम विकल्प होगा, और भरोसे के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो निकालने वाला 6 महीने में भी एग्ज़ाम निकाल दे रहा, और न निकालने वाला 6 साल भी निकाल रहा में भी नहीं निकाल रहा। तो ये जो सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, वो इसी वजह से। कई बच्चे मुझे कहते हैं सर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं हो पा रहा, कैसे हम लोग मतलब कॉन्फिडेंस को जनरेट करें। देखो, मॉक टेस्ट अलग चीज़ है, आपका एग्ज़ाम अलग चीज़ है। आप ये तुलना मत करो ना कि हम मॉक टेस्ट में कितने ला रहे हैं और एग्ज़ाम में कितने लाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने कर्म पे भरोसा होना चाहिए। आपने जो किया है, आपने जो सिलेबस पढ़ा है, आपने जिस चीज़ की तैयारी की है, जिस तरीके से, अगर देखो बात ये 100% सही है, अगर आप सही दिशा में पढ़ चुके हैं तो फिर आप फेलियर का नाम नहीं है आपके आसपास। हाँ, आपने पढ़ा ही गलत तरीके से, आप गलत चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप उन चीज़ों को पढ़े जा रहे हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको अगर आप पढ़े जा रहे हैं, फिर तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, वो आज क्या वो कभी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर आपने सही तरीके से पॉइंट टू पॉइंट, यानी आप बढ़े जा रहे हैं, आपको ये पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आपका सिलेक्शन होगा। देखो मॉक टेस्ट और वास्तविक टेस्ट में क्या अंतर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर हम मॉक दे रहे हैं, इतने आ रहे हैं, और रियल टेस्ट यानी एग्जाम का जो टेस्ट है, ठीक है, जो आपका आयोग कराता है एग्जाम में, ये जो मॉक टेस्ट होते हैं, इसमें क्या होता है, पहले तो ये पेपर बनाने वाले कौन होते हैं, सबसे पहले आपको इनको पकड़ना होगा, यानी पेपर किसने सेटल किया है। अब आप पेपर सेटल के हिसाब से उसके और यहाँ किसने पेपर सेटल किया है, इन दोनों के सोचने की शक्ति में तो बहुत डिफरेंस होगा ना। यहाँ पेपर किसने सेटल किया है, ये देखिए, यहाँ पेपर किसने सेटल किया, ये देखिए, एक डिफरेंस तो मेजर डिफरेंस यहाँ पर आ गया, आपका क्रिएट हो गया। ये जो पेपर सेटल करते हैं इनको ये लगता है कि हम इसको पछाड़ें और इससे भी हार्ड पेपर बनाएं, बट ऐसा नहीं होता है। किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो उनके लिए एक नियमावली होती है पेपर सेट करने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हमेशा देखना कि 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कभी 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कभी ना पढ़ने वाला, यानी कभी कभी कभार वाला मौसमी जो छात्र होता है वो भी पेपर सेट कर देता है, मतलब बना लेता है इस वाले में। बट यहाँ तो 50% भी नहीं होते, वहाँ 20-15% से ऊपर नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन जो आपको मतलब डायरेक्टली आ जाए। क्यों, ये पेपर इतना हार्ड बनाते हैं लोग, इतना जानबूझ के मतलब टफ बनाने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चे स्कोर ना कर सकें, और उससे क्या होता है, आप लोग पिस भी जाते हैं, आप लोग को समस्या आपके सामने आ ही जाती है कि हम मॉक टेस्ट में नहीं कर पा रहे। और मैं सभी से मतलब जितने भी मॉक टेस्ट देने वाले बच्चे हैं उनसे ये कहूँगा, आप मॉक टेस्ट दीजिए, कोई बुराई नहीं है। इससे क्या होती है, प्रैक्टिस होती है, समय का पता चलता है, और मॉक टेस्ट देने भी चाहिए। जब आप एक तैयारी को कंप्लीट कर चुके होते हैं, आप उसके यहाँ मॉक टेस्ट दीजिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन आप ये देखना जो मॉक टेस्ट बना रहे हैं वो कौन है। अगर आपको लगता है एक अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे टीचर हैं, अनुभव है, तो उनसे लीजिए, क्योंकि बहुत बेहतर कोचिंग संस्थान भी हैं, बहुत बेहतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, वो अगर मॉक टेस्ट बना रहे हैं तो उनसे जरूर कीजिए। लेकिन हाँ, आपके ही दोस्त, आपके ही ग्रुप वाले, आपके बैचमेट इधर उधर से मॉक टेस्ट क्वेश्चन बना के आपको दे रहे हैं तो फिर वो कोई औचित्य नहीं, क्योंकि हर कोई यहाँ पर शिक्षक है। मैं भी शिक्षक हूँ, आप भी शिक्षक बन चुके हैं, यानी जितने लोग हो चुके हैं वो सब शिक्षक हो चुके हैं। और शिक्षक, छात्र कम है, शिक्षक ज़्यादा है, इतने मतलब यहाँ पर मटेरियल है, इतनी किताबें हैं, तो जिसने किताबों का ढेर लगा दिया, जिसने जमावड़ा लगा दिया, उसी में अगर वो घुस गया तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि हम कभी इस विजन को समझ ही नहीं पाते, हमारे अंदर ये इतनी समझ है ही नहीं कि पेपर कैसे निकलता है। हम क्या सोचते हैं, कोई प्लानिंग ही नहीं होगी, बिना प्लानिंग के हम सोचते हैं कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। भाई कैसे एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक, तुम्हारा सबसे बड़ी कमी ये है, तुम्हें यही पता नहीं चल पाता कि हमें किस रूट में, किस ट्रैक पर आगे बढ़ना है। तुम लोग क्या करते हो, एक किताब ली, बाई चांस आज कोई एग्जाम हुआ, उसमें एक किताब से कोई क्वेश्चन आया, तुमने कहा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, खरीद के घर में जमा कर दिया, ठीक है, उसको पढ़ने में, छांटने में लोगों ने। दूसरा एग्जाम हुआ, एक क्वेश्चन उस किताब से आ गया, गए घर से मार्केट से उठा के घर में जमा कर दिया। किसी ने कहा ये वाली किताब नहीं आई, गए मार्केट से उठा के घर में रख दिया। लेकिन आपका आयोग इससे थोड़ा ना पूछेगा क्वेश्चन, आपके आयोग को, आपको पता है, उसने क्या कर दिया, उत्तराखंड डाल दिया, यानी उसने कहा 40 नंबर की उत्तराखंड है। अब वो जरूरी नहीं है कि किसी किताब को पकड़ के क्वेश्चन बनाए, वो उसके जो एग्जामिनर है उसका विजन कैसा है। हो सकता है उसको पता है कि मुझे पेपर सेट करना है, उसने न्यूज़पेपर की कटिंग अपने घर पे रख दी हो, कभी कोई मेले, मंदिर, मस्जिद जो भी है, ठीक है, ये आते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चालू की हो, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को उसने देखा, उसने जो चीज़ें हैं पकड़ के अपने पास जमा कर दी, उसको ये पता है कि मुझे पेपर सेट करना है। उसने कोई करंट इशू देखा आपके राज्य में, उसको पता है यहाँ से क्वेश्चन उठाना है, उसने अपने पास रख दिया। इसके साथ साथ कभी अखबारों में ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में आता है, उसको पता है यहाँ से क्वेश्चन, और एक आध किताबें कोई इसको आयोग ने सजेस्ट की होंगी, उसको उठा के वो पेपर बना देता है। तो हमेशा देखना, आप कभी भी गौर करना, आप 6 महीने पढ़ें या आप 6 साल पढ़ें, जिस दिन पेपर होता है, पेपर में लगभग
वो रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते जो आप वन लाइनर कॉपियों पे लिखे रहते ना, वो नहीं आते। वो आते तो इतना बड़ा बंच है, इतना बड़ा मतलब बच्चों का एक मास है जो इस चीज़ की तैयारी कर रहा है। बट स्कोर देखिए 70 से ऊपर 65 से ऊपर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10% से ऊपर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि पेपर एक अपना जो एनालिसिस होता है, पेपर जो होता है कॉन्सेप्ट होता है, पेपर जो होता है फैक्ट होता है। यानी पेपर में आपको मुआयना भी करना है, आपको दिमाग लगाना है, पेपर के ऑप्शन जो क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं उसको आपने सोचना है, समझना है। इसके अलावा पेपर के फैक्ट भी, यानी आप जो पूरा पेपर बनता है, यहाँ आप लोग एक चीज़ गौर करना, एक सबसे बड़ी मैं कमी आप लोगों की बता दे रहा हूँ। मैक्सिमम जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनकी सबसे बड़ी कमी क्या है? उनको ये लगता है एग्जाम केवल फैक्ट पे निकलता है, मतलब आप उनको कितने फैक्ट करा दो। और मैं भी ये मानता हूँ फैक्ट पे निकल सकता है, लेकिन फैक्ट आपको कितने मिलते हैं एग्जाम में? 50 से 60 नंबर, इससे ऊपर थोड़ा मिलते हैं जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कहा था, ये कब हुआ था, ऐसे ही तो मिलते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन कहाँ जाएंगे बताइए? इसके बाद के जो 40 नंबर का पेपर है वो कहाँ जाएगा? चाहे कोई भी पोर्सन हो, चाहे मैथमेटिक्स रीजनिंग का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे जीएस का हो, जो भी आपका पैटर्न है, इसके आगे का पैटर्न कौन समझाएगा आपको? तो आप लोगों की एक आदत है, जैसे क्या करते हो, उत्तराखंड पढ़ने बैठोगे, उत्तराखंड के जितने क्वेश्चन हैं, कोई कह रहा है कि इसका आंसर ये है, उसको लिखा, कॉपी पे लिखा, फिर कॉपी पे लिखा, कॉपियों की कॉपियाँ, लाइब्रेरी ले जाते हो, किताब लेके जाते हो, वहाँ वन लाइनर छांटने में लगे रहते हो, क्या मिलेगा इससे बताओ? खुद ही शिक्षक बन गए हो, खुद ही क्वेश्चन बना रहे हो, खुद ही उसके आंसर लिख रहे हो, खुद ही उस क्वेश्चन को जनरेट कर दे रहे हो कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। ऐसे नहीं बनता है कोई पेपर, ठीक है? पेपर आप एक बार, जैसे आज है, जो भी प्रीवियस पेपर आपके पास होगा एक बार तो चेक करना, तो बैठ के 40 नंबर का जो पेपर उत्तराखंड का हो या जीएस का हो, अच्छे से उसको एक बार पढ़ना, फिर अपने दिल से पूछना कि आपके वन लाइनर की नोट्स जो बनाते हो या जो कॉपियां बनाते हो उसमें कितने क्वेश्चन इस पे मतलब इस तरीके के आए। नहीं आता है आपको, अगर सिलेक्शन लेना है, जितने नंबर ऑफ बुक्स आपके पास हैं उसको कम कीजिए, मिनिमाइज कीजिए और सेलेक्टेड मटेरियल अपने पास रखिए। अपने माइंड को ओपन रखिए, देश में क्या हो रहा, दुनिया में क्या हो रहा, राज्य में क्या हो रहा, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को पढ़िए, सरकार क्या क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कौन सी प्लानिंग शुरू कर रही है, कौन सा प्रोजेक्ट लेके आ रही है, कहाँ गवर्नमेंट बैठक कर रही है, किस संस्था के साथ बैठक कर रही है, क्या निर्णय ले रही है, वहाँ से क्वेश्चन पिकअप होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और फिर हमें ये लगता है कि कहाँ आ गया, क्या आ गया, कभी सरकार ने कोई एक्ट पारित कर दिया, कोई अधिनियम बना दिया, चाहे वो अपना बायोटेक्नोलॉजी के लिए हो या अपने आप में जो मतलब ये बायोमास के लिए हो, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे पिरूल से अपना विद्युत उत्पादन का हो, कुछ भी कर रही है सरकार, देखिए कौन सा प्लांट लगा रही है, कहाँ लगा रही है, क्यों लगा रही है। इस तरीके से जब आप एक विजन वाले छात्र बनोगे तो आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वरना क्या होता है, हमें ये लगता है, हम हमेशा यही पढ़ें कि बाज बहादुर चंद ये था, गोरखा में ये था, ये कर था, ठीक है, उसकी अपनी प्रासंगिकता है, 5, 7, 8 नंबर वो आते हैं पेपर में। एक बार आपने पढ़ लिया, रट लिया, बंद करो किताब को, आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो भाड़ में जाए, क्या करना है हमको बताइए। तो इसीलिए तो कहा जाता जब सिलेक्शन आपका हो रहा है 100 नंबर का जब पेपर है, आप सिलेक्शन के लिए कितने, चलो 70 से 75 मार्क्स में लगभग आप लोग निकल ही जाते हैं मैक्सिमम एग्जाम में, अपवाद है तो अलग चीज़ है, ठीक है। 70-75 नंबर अगर आप कर पा रहे हैं स्कोर, तो बताइए 70-75 स्कोर करने के लिए आपको जो 25 नंबर का हम स्किप कर देते हैं, 20-25 नंबर 30 नंबर का जो छोड़ देते हैं, वो उन्हीं क्वेश्चनों के लिए होता है। अब आप बताइए, जैसे मैंने कल ही आपको एक चीज़ कहा, मैंने कहा अलंकार तो कहीं से भी आ सकता है ना, किसी भी चीज़ से। तो आप हर हिंदी में इतनी कमांड ही नहीं है, इतने शब्दों के अर्थ ही पता नहीं है, क्या आप एक साल पूरा अलंकार पढ़ने में लगा दोगे? नहीं लगाना है। इस तरीके की चीज़ों से आपको हमेशा बच के चलना है। आप ये मान के चलिए कि जब हम सेलेक्ट होंगे, जब हमारा सिलेक्शन होगा, तो उस दिन देखना कि आपने किस तरीके के क्वेश्चन को अटेंड किया है और कौन से ड्रॉप किए हैं। आप जो फेलियर बच्चे हैं, जिसका नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, वो पुराने पेपर उठाइए, जिन पेपरों को आपने दिया था उसमें देखिए कि आपने डायरेक्टली कौन से क्वेश्चन किए, कौन से क्वेश्चन आप छोड़ आए, यानी उन क्वेश्चनों का सोर्स क्या था, कहाँ से वो क्वेश्चन पिकअप किए गए। तो सिंपल सी बात है, इधर उधर भटकने से अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशान होने से अच्छा, चाहे हिंदी के व्याकरण हो या जीएस हो, इसके लिए आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, जीएस हो, हिंदी व्याकरण हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के लिए आपको क्या पढ़ना है, एक प्रकार से एनसीईआरटी की किताब पढ़नी है, साथ ही साथ उत्तराखंड का जो पोर्शन है वो देखना है, ठीक है। बात देखिए, जो उत्तराखंड का जैसे एनसीईआरटी है, आप जो सोर्स बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, बहुत कम सोर्स रहता है, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। आपको कितना समय लगेगा बताओ, एनसीईआरटी हिंदी और जीएस पढ़ने 6 महीने लगेंगे ना, 5 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे। तो आप क्यों मतलब इतना भटकाव अपने लाइफ में लाते हो कि मैं ये भी पढ़ूँ, मैं वो भी पढ़ूँ, मैं ऐसा भी पढ़ूँ, मैं वैसा भी पढ़ूँ। एक बेस तो बना लीजिए, एक तरीका तो सीख लीजिए, एक फैक्ट तो सीख लीजिए। जब आप इस पोर्शन को, इतने पोर्शन को कवर करेंगे तो आप लोग मान के चलिए, आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगने
लगने लगेगा कि हाँ हम एग्ज़ाम निकालने लगेंगे। अब देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे एक क्वेश्चन अभी किसी ने मुझसे पूछा था, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यूकेपीएससी के अपर पीसीएस में आया था, ठीक है। और कल भी मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे आपको, जो रेपो रेट वगैरह, महंगाई, मुद्रास्फीति के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन बताए थे। सपोज एक क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था, ये क्वेश्चन उनके समझ में नहीं आता, मुद्रास्फीति का प्रभाव किस पर पड़ता है, ठीक है। मुद्रास्फीति का प्रभाव वाला कुछ क्वेश्चन अपर पीसीएस में आया था। देखिए अब आप ऐसे क्वेश्चनों को कहाँ से ढूंढ के लाओगे, मतलब किस किताब से लाओगे बताओ इसको। आपको क्या वन लाइनर लगता है इसको आप वन लाइनर बोलोगे? वो तो कॉन्सेप्ट पे आधारित है ना। मुद्रास्फीति से किसको प्रभावित होता है? उधार देने वाला फायदे में रहता है, उधार लेने वाला फायदे में रहता है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आया था। देखो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आता है, मुद्रास्फीति का इस पे किस पे प्रभाव पड़ा, या कौन इससे फायदे में रहा, कौन इससे नुकसान में रहा, इस तरीके का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप कैसे करोगे इसको? इसी तरीके से मैंने जब कल आपको कहा था, क्योंकि ये अखबारों में आने वाली चीज़ें, देखो जो मतलब मेरी नज़रों में, मैं एक सच बात बता रहा हूँ, इस बात को गारंटी के साथ आज पहली बार मैं यूट्यूब पे एक चीज़ कह रहा हूँ, मैंने कभी ये चीज़ नहीं कही। एक चीज़ लिख लो, कहीं पे साइड में लिख लेना, ठीक है। इस शब्द को जरूर लिखना जो मैं यहाँ पर लिखाना चाह रहा हूँ। आपकी तैयारी कंप्लीट कब होगी? यहाँ एक पेज बना लेना, यहाँ पर मतलब साइड में, या एक बहुत बढ़िया, मतलब जितने भी छात्र इस चीज़ को सुन रहे हैं, जो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, एक बढ़िया से हेडिंग में लिख लेना, और जैसे जो पढ़ते हैं उसको दीवार पे चिपका देना आपकी, ठीक है। तो ऊपर में क्या लिखना? मेरी तैयारी पूर्ण कब, मेरी तैयारी पूर्ण कब, ठीक है। एक चीज़ लिख लेना और क्वेश्चन मार्क लगा देना, और इसके नीचे इस तरीके से लिखना कि मेरी तैयारी पूर्ण कब, यानी आप खुद से पूछ रहे हो, खुद को ये बताओगे कि भाई तेरी तैयारी पूर्ण कब है, किस दिन तेरी तैयारी पूर्ण है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरी तैयारी पूर्ण कब, इसका जवाब कब मिलेगा? अब बताओ कब कहोगे आप? सर मेरी तैयारी पूर्ण है 6 महीने बाद कहोगे, 1 साल बाद कहोगे, 2 साल बाद कहोगे, कब कहोगे? मतलब कोई तो ऐसा क्राइटेरिया हो, कुछ तो ऐसा हो जिससे हम ये कह सके कि भाई मेरी तैयारी कंप्लीट है। क्या तरीका है, कौन सा तरीका है जिससे आप ये कहोगे? एक भी छात्र मुझे बता सकता है बिना मेरे लिखे? नहीं बताएगा। तो इसका जवाब क्या होता है आप लोग जानते हैं, इसको मान के चलिए, उसी दिन आप कहना कि हाँ मेरी तैयारी कंप्लीट पूर्ण है, जिस दिन आप ये चीज़ कर लोगे। तो वो चीज़ क्या होती है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। जिस दिन मैं पूरा न्यूज़पेपर समझने लग जाऊं, जिस दिन आप कंप्लीट न्यूज़पेपर को समझने लग गए, यानी आपको अखबार पढ़ना, आपका पहले पेज में हेडिंग आई, आपने देखा कि क्या हेडिंग है, आपने तुरंत उसको अर्थ लगा लिया और अपना एनालिसिस कर लिया कि हाँ इसमें ऐसा हो सकता है। ये जैसे गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट आई, उसने पेट्रोल के दाम गिराए, पेट्रोल के बढ़ाए, कच्चा तेल क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, यानी आप कंप्लीट। अब देखना बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनको क्रिकेट के पेज का बहुत नॉलेज रहता था पहले के टाइम पे, आजकल तो मुझे नहीं पता क्योंकि ऑनलाइन अखबार कितने पढ़ते यही नहीं पता, लेकिन एक बार सोर्स से क्या होता था सॉरी, बहुत कम सोर्स से पढ़ने के लिए होते थे। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे बताता हूँ, बचपन में जैसे न्यूज़पेपर आता था, उस टाइम टीवी वगैरह कुछ नहीं, तो क्रिकेट का बहुत शौकीन रहा हूँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट रहा है क्रिकेट खेलने में, क्रिकेट देखने में, क्रिकेट को एनालिसिस करने में। तो जैसे न्यूज़पेपर आता था, जैसे इंडिया कभी हार गई, इंडिया जीत गई, तो हम क्या करते थे अगले दिन, जैसे अखबार में, मैं क्या सभी क्या बहुत करते होंगे, हम लोग उस न्यूज़पेपर वाले पोर्शन में सिर्फ मैं क्या करता था, स्पोर्ट्स वाला पेज खोलता था। यानी वो पहले का भाड़ में जाए, जो बाद का है बीच का कोई मतलब नहीं, स्पोर्ट्स में जरूर होता था। स्पोर्ट्स खोलने के बाद उसके अंदर जो न्यूज़ आती थी उसका हम लोग मैं क्या करता था, इंडिविजुअल में आपको बता रहा हूँ खुद के बारे में, मैं उसको खुद अपने आधार पे क्या अपने हिसाब से उसका एनालिसिस करता था कि यार देखो इसने गलत खेला, इसको हटाना चाहिए, इसकी जगह ये ओवर डाला जाना चाहिए, और इसकी जगह बॉलिंग पे ये आना चाहिए था, इसने गलत करवा दिया, इसको टीम से ड्रॉप किया जाना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी आपका न्यूज़पेपर क्या कह रहा है वो अलग चीज़ है, उसके साथ साथ हम अपना विजन दे रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक मात्र पेज होता था, वो न्यूज़पेपर वाला पेज होता था जहां पर स्पोर्ट्स न्यूज़ होती थी। उस स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ जो न्यूज़ आती थी हम अपना भी उसमें व्यू रखते थे, अपना विजन रखते थे, यार ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, ये तरीके। तो ऐसे ही जिस दिन आप कंप्लीट न्यूज़पेपर को समझ जाएंगे उस दिन आपकी तैयारी पूर्ण होगी, उसके अलावा कभी तैयारी पूर्ण नहीं हो सकती। सिलेक्शन होता है दुनिया के साथ चलने के साथ। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत नेसेसरी है आज के टाइम पे। आपको
लगता होगा आप लोग क्या करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप कहेंगे ना एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, यही हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। अरे भाई मेले ही तो पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे, अखबार को अखबार की तरह पढ़िए। ये देखिए कि आपका सिलेबस क्या है एग्जाम में और आपके सिलेबस से जुड़ी हुई चीज़ें अखबार में क्या आई हैं। कभी आता है जलियांवाला हत्याकांड के 100 साल पूरे, कभी आता है कुछ आता है, तो उसका बैकग्राउंड पढ़िए कि क्या था कैसा था, उससे आपकी जीएस स्ट्रांग होगी। और ये करने में आपको 5 से 6 महीने लगते हैं और 5-6 महीने अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी। अब उसमें अखबार में आ गया, आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती करने के लिए रेपो रेट, आरबीआई ने महंगी मुद्रास्फीति में कटौती करने के लिए रेपो रेट को बढ़ा दिया है, रेपो रेट को बढ़ा दिया। अगर अखबार में आ गया, मतलब ही नहीं है, पढ़ने से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बोला अगला पेज पढ़ाओ, इंटरेस्ट। और आपके आयोग ने क्वेश्चन पूछ दिया रेपो रेट बढ़ाने का क्या तात्पर्य है, ब्याज दर महंगे, ब्याज दर सस्ते, लोन महंगा, लोन सस्ता, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब जब मैंने कल आपको बताया था रेपो रेट, मैंने क्या कहा था, रेपो रेट के अंदर क्या होती है चीज़ें, रेपो रेट का मतलब होता है जिस दर पर बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, यानी रेपो रेट में कौन लोन लेगा, यानी बैंक जो है किससे लोन लेंगे, आरबीआई से। यानी आरबीआई किनको लोन देगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको लोन देगा, बैंकों को देगा। ठीक है, कौन देगा लोन, आरबीआई देगा। अब बताइए वो दर है, एक रेट होता है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। अब आपसे क्वेश्चन आ गया, अखबार में आपका पढ़ा आरबीआई ने मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया। अब ऐसा अखबार में आपने पेज पलटा दिया, आपको होश ही नहीं है, आप पता ही नहीं कि आप छात्र हैं क्या हैं, आपने कहा ना मेरे समझ में नहीं आया पलटा दो। और एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ दिया कि मुद्रास्फीति ये आरबीआई के द्वारा रेपो रेट बढ़ाने से इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, 4 ऑप्शन दे दिए। आपने इस दिन अखबार छोड़ा और उसने वहां से क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। क्यों, उसको पता था कि मेरे बच्चे जो है, जो छात्र इस एग्जाम में बैठेंगे, उनको एटलीस्ट ये पता होगा कि हाँ चीजें इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, बैंक को दिया। अब बताइए, पहले सपोज 5% की दर से लोन दे रहा था, अब उसने क्या कर दिया, उसने कहा ना 8% की दर से दूंगा। अब यानी पहले जो आरबीआई इनको दे रहा था रिटर्न में ही 5% के हिसाब से ब्याज दे रहे थे, अब 8%, तो बैंक को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा आरबीआई को, तो बैंक अपना हाथ खींच लेगा, बैंक कहेगा ना लोन महंगा हो गया, अब मैं आरबीआई से कम पैसा लूंगा। जब बैंक के पास पैसा कम लेगा, पैसा कम, तो बैंक क्या करेगा, बैंक को पता है कि पैसा कम है मेरे पास क्योंकि इसने रेट बढ़ा दिया है। बैंक किसको देता है, लोगों को लोन देता है, व्यापारिक कंपनियों को लोन देता है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों को है, इंडिविजुअल है, कई प्रकार के लोग। तो बैंक को पता है कि मेरे पास पैसा कम है, मार्केट में लोग पैसा मांग रहे हैं, तो मैं भी क्या कर देता हूँ, ब्याज का दर बढ़ा देता हूँ। तो बैंक भी क्या करेगा, ये जो बैंक है ये इसने भी क्या कर दिया, रेट को बढ़ा दिया। बैंक ने क्या कर दिया, रेट बढ़ा दिया, यानी ब्याज दर बढ़ा दी। ब्याज दर जैसे ही बढ़ा दी तो लोगों ने कहा यार बैंक ने तो लोन महंगा कर दिया, हम लोन क्या लेते हैं, कम लेते हैं। तो मार्केट में लोन जो है वो क्या हो जाएगा, कम, यानी मार्केट में पैसा जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब लोगों मार्केट में पैसा कम होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम। पैसा ही नहीं है तो क्यों खरीदेगा कोई, जब चीजें खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, जब खरीदेगा इन्हीं चीजें हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, चीजों के रेट गिरने लग जाएंगे, दाम गिरने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा, इतना महंगाई है, तो धीरे धीरे वो क्या आ जाएगी, चीजें पटरी पे आ जाएंगी, पटरी पे आ जाएंगी। तो उसने आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया और यहाँ मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। तो कभी क्वेश्चन आ गया रेपो रेट बढ़ाने से क्या तात्पर्य होगा, मुद्रास्फीति कंट्रोल, मुद्रास्फीति ज्यादा, या इस तरीके से क्वेश्चन, तो उस टाइम पे क्या करेगा, कौन कैसे क्वेश्चन। इसीलिए मैं कहता हूँ तैयारी पूर्ण उसी दिन मानी जाएगी जिस दिन आपकी ये अखबार पूरा समझ। अब आप कहोगे सर अखबार तो हम बहुत अच्छे समझा, उनका पता क्या समझा, किशोरी ने युवक के साथ फरार होकर शादी की, ऐसा अखबार, ये नहीं पढ़ना है। दूसरा, इसकी बैल को बाघ ले गया, बकरियों को बाघ ले गया, ये अगर पढ़ना है तो आप ही पढ़िए अखबार, आपको ही मुबारक हो। मैंने अखबार पढ़ने का ये मतलब बताया कि आपके सिलेबस के हिसाब से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या हो रही है, पॉलिटिकल क्या हो रही है, कभी दल बदल होता है, कभी कुछ होता है, इसके अलावा इतिहास की कौन सी चीज आई है। जब आप कंप्लीट न्यूज़पेपर को समझने लग जाओगे उस दिन आपकी तैयारी क्या मानी जाती है, 100% मानी जाती है, 100% उसको माना जाता है। तो आप ये मान के चलिए आज से आपको न्यूज़पेपर। अब देखो एक क्वेश्चन था, मुद्रास्फीति का प्रभाव किस पे पड़ता है, खुद बताइए, उधार लेने वाले को या उधार देने वाले को, ये क्वेश्चन आया था। एक होता है उधार देने वाला, एक होता है उधार लेने वाला, ठीक है, पीसीएस में आया था, ये किसी ने पूछा था, मैं आज बता देता हूं। अब बताइए किस कौन करेगा इस क्वेश्चन को, कहां मिल रहा है वन लाइनर में, मतलब ही नहीं होता है। अब मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, आपने मुझे उधार देने वाले, आपने मुझे 1000 रुपये दिए आज, ठीक है, आप क्या हो गए, देने वाले। मैंने आपसे 1000 रुपये ले लिए, लेने वाला, ठीक है, और मैंने ये कहा इस 1000 रुपये को 20 साल बाद वापस करूंगा। आपने कहा ठीक है। अब आप बताइए किस पे प्रभाव,
अब आज के दिन आपने 1,000 रुपये दिए, मैं इस 1,000 रुपये में बहुत सी चीज़ें ले सकता हूँ। दाल भी ले लूँगा, तेल भी ले लूँगा, खाने पीने का सामान भी ले लूँगा, एक आध कुछ और चीज़ ले लूँगा फालतू की, ठीक है, इस 1,000 रुपये में। अब आज से मैंने कहा ठीक है यार, एक काम करता हूँ, 20 साल हो गए, ले भाई तूने 1,000 रुपये दिए थे, पता लगा 1,000 रुपये किलो चीनी हो गई है। जिस 1,000 रुपये में मैंने आज इतनी चीज़ें ली, उस 1,000 रुपये में, वही 1,000 रुपये में आज से 20 साल बाद 1 किलो चीनी लेके घर आ रहे हो, किसको फायदा हुआ? मुझे फायदा हुआ ना। क्यों? मैं लेने वाला था उधार और मैंने आज इतनी चीज़ें ले ली, लेकिन महंगाई की वजह से, मुद्रास्फीति की वजह से आने वाले 20 साल बाद उस 1,000 रुपये में कुछ नहीं मिला। फायदा किसको हुआ? यानी उधार लेने वाले को हमेशा फायदा रहता है, उधार देने वाले को क्या रहता है? नुकसान रहता है। तो इस तरीके से जब कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप तभी कर पाओगे जब आप अखबार पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे। देखना उसमें कौन सी चीज़ आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कौन सी एग्जाम की दृष्टि से फालतू है। बाकी जितने भी छात्र आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने आप पे भरोसा रखना है कि हम लोग कर सकते हैं। नेगेटिव मत होना, ये मत सोचना कि यार मैं इतना पिछड़ा हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। लड़ोगे तो जीतोगे। लड़ना ही नहीं सीखा, लड़ने की हिम्मत ही नहीं रखी, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, फिर इसका कोई भी आधार नहीं हो सकता है, ठीक है। होपफुली ये चीज़ आपकी समझ में आई होंगी। न्यूज़पेपर के आधार पे आप अपने सिलेक्शन, अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करोगे, कभी नेगेटिव नहीं होगे। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा। इन बातों के साथ फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।